अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ का लैब मैनुअल नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर और अदर मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने मैनुअल नंबर 1 किया है। अगर आप लोगों ने उसको समझना है, उसके सारे के सारे टास्क जो हैं उनको देखना है, देन आप लोग मेरी प्रीवियस लेक्चर पे जाएं और आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी टाइम वेस्ट किए बगैर इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्या कंपैरिजन होता है। क्लास सारी बात है, ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इनकैप्सुलेशन हमारे जो भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड कर दिए जाते हैं, तो उसको हम इनकैप्सुलेशन ही कहते हैं। जैसे अगर किसी मेडिसिन को हम लोग कैप्सूल के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो यानी आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमारा एक कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल के अंदर ये कुछ इस तरह से बंद होता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ अंदर से मेडिसिन गिर जाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है ये इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ को हाइड करने के लिए इसको कैप्सुलेट की फॉर्म में कर देते हैं। तो इन कैप्सुलेशन भी कुछ इसी फॉर्म को होता है कि हमने इंपॉर्टेंट डाटा मेंबर्स को हाइड करने के लिए हम लोग उसको प्राइवेटली रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन का मेथड। तो एब्स्ट्रैक्शन भी कुछ ही इसी टाइप के ही कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या होता है, मोस्टली हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन इस टाइप के आते हैं कि हमें एक से ज़्यादा क्लासेस का यूज़ करना पड़ता है। और इसमें हमें एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ती है जो वर्चुअल फंक्शन होती है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन ही ऐसी होती है जो हमारी बेस क्लास यानी जो पेरेंट क्लास होती है उसको डिफाइन करती है कि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लासेस में ओवरराइड कर सकें। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन पर हम लोग अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को उसका ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अभी हम लोग टास्क की तरफ चलते हैं। अब इन सब की जो डिटेल्स हैं वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो विदाउट टाइम वेस्ट हम किए हम लोग अपने टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क 1 जो है वो इस लैब का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आप लोग उसको स्किप कर दीजिए क्योंकि वो बड़े बड़े लेवल्स तक का है। तो वो मैं तो कह सकती हूँ कि बाय मिस्टेक्स ही उन्होंने अंदर डाला है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट कभी करें। तो आप लोग उस टास्क को जो है स्किप कर दीजिए। टास्क 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है क्रिएटिंग अ प्रोग्राम विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इसके स्टेटमेंट को पहले रीड आउट करना है। लिखा है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट यूजेस क्लासेस। अब यहाँ पर आप लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मेथड यूज होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लास की जगह पे क्या कहा है, क्लासेस यूज करनी है। तो क्लासेस कौन कौन सी बनेंगी, जिसमें हमारे पास रिक्टेंगल, सर्कल और एरिया ये वाली क्लासेस बनेंगी बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस। यूजर चॉइस का मतलब जब आ जाती है या ऑप्शन की बात आ जाती है तो हमने इसके अंदर हमेशा स्विच स्टेटमेंट का यूज करना होता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड क्लियरली इन योर कोड। ठीक है, उन्होंने हमें इस तरह की आउटपुट दी और उन्होंने ये भी कहा कि अपने गेटर एंड सेटर फंक्शन का यूज करते हुए जो है इसको इंप्लीमेंट करना है। तो हमें कुछ इस तरह की जो है वो आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, टास्क की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास बनानी है शेप की नाम से, और इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जिसको हमने नेक्स्ट हर क्लास के अंदर ओवरराइड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एरिया को कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने इस वर्चुअल फंक्शन को क्या करते हैं कि हम इसका इसकी कोई बॉडी नहीं बनाते हैं इसको, बल्कि हम 0 डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं, क्योंकि इसी ने नेक्स्ट जितनी भी हम लोग क्लासेस बनाएंगे उसके अंदर कहीं जाकर ओवरराइड होना है। ये बात याद रखनी है कि वर्चुअल फंक्शन में हम लोग इसको 0 वैल्यू ही असाइन करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये कैलकुलेट एरिया का जो फंक्शन है इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमने क्लास बनानी है रेक्टेंगल के नाम से, और फिर इस पब्लिक शेप को हमने यहाँ पे ओवरराइड कर देना है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि हमें ये वाला जो वर्चुअल फंक्शन यानी ये जो कैलकुलेट कर एरिया करना है इसको हमें हर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमने उसको एक ही दफ़ा में अपनी क्लास शेप के अंदर जो है उसको डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जस्ट इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है और इसको हमने मेंबर वेरिएबल देने हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ और विड्थ है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है और विड्थ होती है। फिर हमने इसको डबल डाटा टाइप दी है, और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देना है, देन इसके गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन जो है वो बना देने हैं। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर हमारी ओवरराइडिंग हुई है कि हमने इसके अंदर डबल लिखना है कैलकुलेट एरिया, और अपनी जो रेक्टेंगुलर का फार्मूला है वो हमने इसके अंदर लिख देना है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये हो चुका है हमारी शेप क्लास से ओवरराइड। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करें और हम अलग से भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप लोगों का टास्क देखें।
उसके बाद हम लोगों ने सर्कल क्लास बनानी है। पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, अब सर्कल बनानी है। इसमें भी शेप क्लास यानी जो हमारी ओवरराइडिंग वाली क्लास थी उसको हमने यहाँ पे जो है वो कर लिया है, इनहेरिट कर लिया। अब इसको इनहेरिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सर्कल का तो हमें पता है रेडियस होता है, और अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग उसमें 3r² का फार्मूला यूज़ कर πr² का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें रेडियस को ही गेट एंड सेट करना है, और उसके बाद हमने कैलकुलेट एरिया के अंदर इसका भी फार्मूला लगा देना है। देन हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक स्क्वायर क्लास बनेगी जिसके अंदर हम लोगों ने साइड जो है उसका यानी स्क्वायर की साइड्स होती हैं, आप चाहे तो इसकी लेंथ और विड्थ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर की साइड से ही करूँगी। फिर मैंने क्या करना है कि स्क्वायर उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर इस टाइप का बनाया, अगर आप लोग चाहें तो ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ही एक टाइप होती है, ठीक है। आप चाहो तो दूसरी तरह भी इसको कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। फिर हमने इसको गेटर एंड सेटर करना है, और फिर इसका एरिया भी जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर जाकर मेन फंक्शन के अंदर ये सारा काम करना है जो हमें वहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसको आपको सामने दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ एक दफ़ा से F11 प्रेस करके। देन यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है जैसे मेरी आउटपुट में था। मैं यहाँ 1 प्रेस करूँगी तो वो मुझे कहेगा कि लेंथ और विड्थ जो है वो रेक्टेंगल की एंटर करो, तो मैं 23 एंटर करूँगी और साथ में 12 एंटर कर लेती हूँ। तो देन उसने मुझे उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करके दिया है। अब 2 और 3 तक करोगे, उसके बाद अगर आप 4 प्रेस करोगे तो वो हमारी इनवैलिड चॉइस में आ जाएगा। ये था हमारा टास्क नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इन लैब एक्टिविटीज़ और पोस्ट लैब एक्टिविटीज़। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो चलते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपने इनलैग एक्टिविटीज़ को। तो इनलैग एक्टिविटीज़ में हमारे पास कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स और इसके अलावा हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, देन डिस्ट्रक्टर है। तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर कार है तो कार एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसका ये तो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन जब इसके अंदर हम लोग कोई पैरामीटर पास कर देते हैं, इसका नाम कोई चेंज कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टर हमें एक या दो से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ते हैं, लेकिन उनके जो नेम है वो सेम रहेंगे। इनकी पैरामीटर्स और इनकी डाटा टाइप्स होती हैं सिर्फ वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग टास्क की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सामने ये एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको खुद आप लोगों के पास बने बनाए ये कोड उन्होंने गिवन किए हैं एज अ एग्जांपल। अगर आप लोग इसको समझते हैं देन आप लोगों के लिए बहुत इजीली आप लोग इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैनुअल को अच्छे से रीड आउट करना है। हम लोग अपने मेन काम यानी टास्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टास्क नंबर 1 है, क्लास डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने एक क्लास जो है क्रिएट करनी है व्हीकल के नाम से, जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। इसके जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास सबसे पहली डाटा टाइप है कंपनी, और इसकी क्या डाटा मेंबर्स हैं। सबसे पहली कंपनी है और इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। उसके बाद फ्यूल टाइप है और इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर हमने एक एंटीजर नेम का एक ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लेना है। फिर हमने स्ट्रिंग नाम से एक डाटा मेंबर लेना है, ईयर ऑफ परचेज। अब हमारे पास जो है हम लोग अगर नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ ये वाला जो फंक्शन है इज़ ओल्ड के नाम से, इसमें हमने बताना होता है कि कार जो है वो कितनी पुरानी है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग और परचेसिंग ईयर जो है वो सेम हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास व्हीकल जो है वो सेम ईयर में परचेज हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोगों ने नोट डाउन करनी है कि जब हम लोगों ने इसके डाटा मेंबर्स की बात की थी तो हमारे पास ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर तो स्ट्रिंग में था, लेकिन ईयर ऑफ परचेज स्ट्रिंग में था, लेकिन ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो था वो हमारा इंटीजर टाइप का था। अब इंटीजर और ईयर ऑफ स्ट्रिंग के दरमियान में हम लोग किस तरह से इफ़ कंडीशन लगाएंगे, हमने तो यही कहना है कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो इक्वल है ईयर ऑफ परचेज के। तो लेकिन ये तो इंटीजर में और स्ट्रिंग में है, इसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी जो है इंक्लूड करेंगे एसएस स्ट्रीम के नाम से। और उसके बाद जब हम लोगों ने इफ़ कंडीशन लगानी है तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग टू इंटीजर या इंटीजर टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को भी हम लोग अलग से इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके आप लोगों का ये वाला जो है फंक्शन जो है वो रन आउट होगा।
होगा। हम लोग साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाई जाती हूँ कोड कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वाली जो है ये तो लाजमी इंक्लूड करनी है, स्ट्रिंग वाली भी लाजमी इंक्लूड करनी है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो है इसके अंदर स्ट्रिंग है। और इसके बाद स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या इनको आपस में कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने ये वाला जो है एक लाइब्रेरी इंक्लूड किया है एसएस स्ट्रीम के नाम से। क्लास बनाई है हम लोगों ने व्हीकल के नाम से, और उसके बाद जितने भी हमारे पास डाटा मेंबर्स गिवन थे वो हम लोगों ने सारी उसकी गिवन डेटा टाइप के साथ जो है वो लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि योर क्लास शुड प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जो सबसे पहले एक लाइन प्रिंट कराएगा। क्या प्रिंट कराएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इज़ कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद पहले तो वो ये लाइन सी आउट कराएगा, फिर उसने कहना है देन इनिशियलाइज ऑल द डाटा मेंबर्स विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे इंटीजर के लिए हम लोग 0 को डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं, और अगर स्ट्रिंग है तो उसके लिए हम लोग डबल कोट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। तो ये वाला जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है व्हीकल के नाम से। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं और किसी किस्म का कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर देखें उसने कहा था एक लाइन प्रिंट करानी है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ व्हीकल इज़ कॉल्ड, तो मैंने इसको आप लोगों के सामने प्रिंट करा दिया है। फिर यहाँ पर हमने जितने भी हमारे पास पैरामीटर थे उन डाटा मेंबर थे उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज कराने के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हैं। जैसे स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग कंपनी थी और इसके लिए हमारे पास उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों ने इसके लिए ये वाले जो डबल कोट्स है वो यूज़ करना है, और इंटीजर के लिए आप लोगों ने 0 असाइन कर देना है। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मेथड। अब जब अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मेथड आते हैं तो इसमें गेटर और सेटर मेंबर फंक्शन यूज़ होते हैं। गेटर को हम लोग एसेसर भी बोलते हैं और सेटर को म्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये जितने भी हमारे पास जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उन सब के लिए हम लोगों ने गेट एंड सेट मेंबर फंक्शन बना देना है। गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। ऑल दो आप लोगों के सामने ये पूरे का पूरा जो है वो कोड डिफ़ॉल्ट सेटर एंड गेटर मेंबर फंक्शन का भी अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई भी आप लोगों को चीज़ पूछनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा फंक्शन। अब हमारे पास मेन मेंबर फंक्शंस आए हैं। सबसे पहले तो कह रहा है डिस्प्ले द डिटेल, जितनी भी हमारे पास व्हीकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उस सारे को आप लोगों ने जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले का मतलब होता है सबको आप लोगों ने सी आउट करके दिखा देना। जैसे सी आउट है कंपनी, तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है, फ्यूल टाइप क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, सबको आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल्ड में व्यू करा देना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट हमें कहा है कि इनपुट डिटेल, ठीक है, टेक्स एन इनपुट ऑफ ऑल द डिटेल ऑफ व्हीकल फ्रॉम द यूजर। सबकी आप लोगों ने इनपुट लेनी है। तो सबको इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कंपनी थी हमारा पहला मेंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर द कंपनी और इसको सीन कर दिया यानी इनपुट ले ली। एंटर द फ्यूल टाइप, फिर हमने फ्यूल टाइप ले लिया। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो हमने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ले लिया। इसी तरह से बाकी जितने डाटा मेंबर हैं सबको आप लोगों ने इनपुट करा देना है। अब मेन फंक्शन आता है हमारा इज ओल्ड का, जिसके अंदर हम लोगों ने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को इक्वल रख देना है ईयर ऑफ परचेजिंग के। लेकिन ईयर ऑफ परचेजिंग जो था वो हमारा इंटीजर में था और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारा स्ट्रिंग में था। तो हम लोगों ने देखना था कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटीजर में था और ईयर ऑफ जो हमारा परचेजिंग था वो स्ट्रिंग में था। अब स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कैसे हम लोग कन्वर्ट करके अपना ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमने इफ़ कंडीशन लगानी है, दोनों को इक्वल करना है। यहाँ पर लिखना है व्हीकल इज़ परचेज्ड इन द सेम ईयर एज इट इज़ मैन्युफैक्चर्स, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्प्ले करानी है अगर कंडीशन ट्रू होती है। अदरवाइज हमने क्या डिस्प्ले कराना है, व्हीकल इज़ ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉइड इज़ ओल्ड है और यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट में सब कुछ किया है। तो सिर्फ यहाँ पर इस पूरे के पूरे कोड में ये डिफरेंस आया कि यहाँ पर स्ट्रिंग टू इंटीजर और यहाँ पर भी स्ट्रिंग टू इंटीजर है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जो एक फंक्शन नज़र आ रहा है इसको याद रखना है। ये वाला पूरे का पूरा हमारी ये जो ऊपर थी हमारी ये एस स्ट्रीम के साथ जो है बिलोंग कर रही होती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देती है और इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
आर दो ये बात हमें प्रोग्राम के अंदर नहीं कही, लेकिन आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो इंटीजर टाइप में है और ईयर ऑफ परचेज जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हाउ पॉसिबल कि हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। अगर तो डाटा टाइप सेम होती तो देन हम लोग कह सकते थे, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, स्ट्रिंग को इसके अंदर जो है इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर के लिए हमें ये वाला फंक्शन याद रखने की ज़रूरत है। इसका साइंटिक्स क्या है कि चूंकि हमें इंट के अंदर करना है तो इसलिए हम यहाँ पे इंट लिखेंगे और स्ट्रिंग टू इंट का हम लोग इसका नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हमने इस स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रिंग स्ट्रीम एस ऑब्जेक्ट लिख देना है जो कि बिलोंग कर रहा होगा हमारे ऊपर जो हेडर फाइल एस स्ट्रीम के साथ। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो रिजल्ट, यानी आप लोग इस चीज़ को याद रख लें कि ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो हमारी स्ट्रिंग टू इंट के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्ट्रक्टर दैट डिस्प्ले द मैसेज डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब हम लोगों ने एक डिस्ट्रक्टर बनाना है जो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को इस तरह से सिर्फ आप लोगों को व्हीकल के साथ ये साइन, टिल्ड का साइन जो है ये यूज़ करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है डिस्ट्रक्टर कॉल। तो देन आप लोगों का जो डिस्ट्रक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ से। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मेन फंक्शन के अंदर जाना है। अब यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो कि ये बार बार क्या चीज़ आ रही है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे स्कोप रेजोल्यूशन है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारा डिस्ट्रक्टर यानी ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ जो है बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप इसको लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तो भी ये काम चलेगा। ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था। आप लोगों को अक्सर आप लोगों को बुक्स में ये चीज़ें नज़र आएंगी ताकि आप लोगों के बारे में आप लोगों के पास थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगी ये चीज़ बार बार क्यों आ रही है और क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है, व्हीकल हमारी क्लास का नाम था, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जितने भी हमने फंक्शन बनाए उन सबको कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करती हूँ F11 प्रेस करके। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो देन मेरे पास जो स्क्रीन आएगी वो थोड़ा टाइम ले रही। अब यहाँ पर हमने कंपनी का नाम लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का नाम इनोवेट रख देती हूँ, ठीक है। इनोवेट जो है वो मेरी कंपनी का नाम है। उसके बाद फ्यूल टाइप क्या होगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि मुझे इंटीजर में देना है या स्ट्रिंग में देना है। तो फ्यूल टाइप जो है वो मेरी किस चीज़ में है, फ्यूल टाइप जो है वो मेरी होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं इसकी फ्यूल टाइप दे देती हूँ कि मैंने इंजन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर तो इंटीजर टाइप का है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2000 है, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि एंटर ईयर ऑफ परचेज, और आप लोग देख सकते हैं कि जो ईयर ऑफ परचेज है वो भी क्या है, वो हमारा स्ट्रिंग में है। तो मैं इसमें ईयर ऑफ परचेज लिख देती हूँ कि ये भी मेरा जो है वो 200 में ही था, 2000 में ही था। उसके बाद कलर, तो मैं इसका कलर रख देती हूँ वाइट रख देती हूँ। उसके बाद उन्होंने इंजन की कैपेसिटी पूछी है, तो इंजन की कैपेसिटी भी हमारी किस में है, हमारी इंटीजर टाइप में है। तो इसकी कैपेसिटी मैं 56 रख देती हूँ। जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई और साथ में ये भी आ गया है कि आपका डिस्ट्रक्टर भी कॉल्ड हो चुका है और जो जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी इसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना टास्क नंबर 2, जिसमें है क्लास विद द कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन। अब क्लास में कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। होप्स आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन ये टास्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद अच्छे से क्लियर हों। तो सबसे पहले कहता है राइट अ क्लास नेम्ड एम्प्लॉय फॉर विच ईच ऑब्जेक्ट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर एम्प्लॉय। उन्होंने कहा एक क्लास बनाए जिसका नेम है एम्प्लॉय। उसके बाद है द क्लास शुड हैव द फॉलोइंग 4 प्राइवेट डाटा मेंबर्स। एक था हमारे पास एम्प्लॉय नेम जिसकी हमारे पास डाटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। एक इंटीजर टाइप का था जो हमारे पास एम्प्लॉयज आईडी के नाम से है। उसके बाद स्ट्रिंग है जो कि हमारे डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहा है, और स्ट्रिंग नेम जो कि पोजीशन को भी होल्ड कर रहा है, जो कि एम्प्लॉयज के जॉब टाइटल्स हैं। तो इतना काम जो है वो कैसे हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने क्लास बनाई है एम्प्लॉय के नाम से। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रिंग नेम, फिर इंट आईडी, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट और स्ट्रिंग पोजीशन। तो यहाँ तक का काम हमारा जो है वो इस हिस्से ने कवर कर लिया है। उसके बाद है प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाया है, उसके लिए क्या क्या उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है। उसने कहा है अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन एज अ आर्गुमेंट एंड असाइन देम टू द एप्रोप्रिएट मेंबर्स वेरिएबल। हम लोगों ने उनको असाइन कर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय
एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन को हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और बता दिया है कि ये जो नेम है ये हमारा इस एम्प्लॉय नेम के साथ कंसर्न कर रहा है और ये वाली एम्प्लॉय आईडी जो है वो इस आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद ये डिपार्टमेंट जो है वो इसके इक्वल है और ये पॉज जो है ये इस पोजीशन के इक्वल है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट एम्प्लॉयज नेम एंड आईडी नंबर एज अ आर्गुमेंट and assign them to the appropriate member variable. The department position field should be assigned an empty string और इनको हम लोगों ने empty string जो है वो assign कर देनी है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमने उसके पैरामीटर के अंदर ही इनको हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हैं, यानी जो हमारी एम्प्लॉय नेम था उसको हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी जो कि हमारे डबल कोट्स को रिप्रेजेंट करता है और एम्प्लॉय आईडी है उसको हमने 0 वैल्यू दे दी और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे इंटीजर के लिए। उसके बाद हमने सबको ऐसे पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देती है। उन्होंने कहा था जो नेम और आईडी है उसको आप लोगों ने पैरामीटर के अंदर ही वैल्यू असाइन करनी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और आप लोगों ने उन पर कहा था डिपार्टमेंट और पोजीशन को आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी है। उसके बाद है आ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट असाइन एम्प्टी स्ट्रिंग टू द नेम, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन वेरिएबल एंड 0 टू द आईडी वेरिएबल। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं मैंने आप लोगों को बताया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं बल्कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स और हमारी जो इंटीजर होती है उसके लिए हम लोग 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। अब हमने जितने भी हमारे वेरिएबल थे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और इसके अंदर इन सबको वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है अ डिस्ट्रक्टर दैट डू नथिंग एक्सेप्ट डिस्प्लेइंग अ सिंपल मैसेज डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑन द स्क्रीन। अब उसने कहा है कि आप लोगों ने एक डिस्ट्रक्टर जो है वो बनाना है जो कि कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली ये आप लोगों को मैसेज बताएगा कि डिस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारे प्रोग्राम के एंड पे जब हम लोग इसकी आउटपुट लाएंगे तब हमें ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट होकर आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे बनाना है डिस्ट्रक्टर, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल जैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसी तरह से हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे और साथ में ये टिल्ड का जो साइन है वो जो है वो राइट कर देंगे और फिर हम लिख देंगे इसकी सी आउट में कि डिस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है कि प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज मेथड। तो जब प्रॉपर्टीज मेथड की बात आती है तब आप लोगों ने गेटर एंड सेटर जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको असाइन करने होते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी वेरिएबल है सबके सबको हम लोगों ने गेटर एंड सेटर वैल्यू दे देनी है, ठीक है, यानी वैल्यू को सेट करना और फिर उनको गेट कर देना। जैसे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने किस तरह से सबको सेट गेटर एंड सेटर वैल्यू जो है वो असाइन कर दी हैं, ठीक है, पोजीशन को, डिपार्टमेंट को, हर चीज़ को। नेक्स्ट हमें वो कह रहा है कि सेट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। सबसे पहले आप लोगों ने एक बनाना है सेट इन्फो के नाम से एक फंक्शन जिसमें एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी की नंबर, डिपार्टमेंट और आर्गूमेंट सब कुछ जो है वो आप लोगों ने असाइन कर देना है और फिर गेट इन्फो बनाना है जिसके अंदर आप लोगों ने इसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों ने असाइन कर देनी है, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ सेट इन्फो के अंदर तो आप लोगों ने इसमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, पोजीशन ये आप लोगों ने एज अ पैरामीटर लेने हैं। इस फंक्शन के पैरामीटर हैं, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है बल्कि ये सेटर फंक्शन है जो उन्होंने हमें रिक्वायर्ड किया है, ठीक है। उसके बाद आपने इन सब की वैल्यू को सेट कर देना है जैसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इन सबको अब हमने गेट भी करना है। गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट और सी इन का यूज़ करते हैं। गेट का मतलब होता है हमने इनपुट लेनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि प्रिंट इन्फो, यानी अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब उन सबको हमने गेट भी कर लिया, सेट भी कर लिया, अब उनको प्रिंट भी कराओ। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट इन्फो का जो है वो फंक्शन लेंगे और उसके बाद हम लोग उनको क्या वैल्यू असाइन कर देंगे कि एम्प्लॉय नेम जो है उसके अंदर हमने क्या नेम रखना है वो, फिर एम्प्लॉय आईडी को हमने क्या नेम देना है, डिपार्टमेंट को क्या नेम देना है और फिर पोजीशन को हमने कौन सी पोजीशन पे सेट करना है वो इसकी प्रिंट इन्फो में आ जाती है। उसके बाद हम लोग उन सबसे इम्पोर्टेंट काम, अब यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल सिंपल सी हेडर फाइल के साथ इसको काम कर लेते हैं, सिंपल सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और हम लोग कर लेते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी तक। और उसके बाद अब यहाँ पर पूरे का पूरा प्रोग्राम तो बहुत सिंपल रहा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मेन बात आती है यहाँ पर कि हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा पॉइंट हमें ज़रूर दे देते हैं जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया होता, जो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कन्वर्ट कैप्स, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें लोअर केस में है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये क्या मेथड है, डेट चेंज द केस ऑफ ऑल द स्ट्रिंग डाटा मेंबर, जितनी भी स्ट्रिंग डाटा मेंबर्स होती हैं उनके सारे केसेस को चेंज कर देता है।
फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेटा ऑफ द एम्प्लॉय इज इन लोअर केस देन आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन इट शुड बी इन अपर केस। जब डाटा हमारा लोअर केस में होता है तो कॉल करने के बाद ये अपर केस के अंदर हो जाना चाहिए। फिर राइट अ प्रोग्राम टेस्ट प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट एम्प्लॉयज कैपेबिलिटी, फिर हमने मेन फंक्शन बनाना है, उसके अंदर सबको कॉल करा देना है। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब आप लोगों ने ये वाला जो हमारा यानी कैप्स कर कन्वर्ट कैप्स वाला प्रोग्राम करना है तो इसके लिए आप लोगों को लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, एक एल्गोरिदम की जो कि हमारे फंक्शन को ट्रांसफ़र कर देगी, और एक आप लोगों को सी टाइप की करेंगी जो कि हमारी टू अपर फंक्शन, ये टू अपर फंक्शन जो होता है ये क्या करता है कि ये अपर फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप लोग इसको लिख लो और याद कर लो कि जब हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, यानी हमें जब कन्वर्ट करना होगा अपने लेटर्स को, अपनी फंक्शंस को, तो देन आप लोगों को ये वाली जो है चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर भी एक मेथड आना है, पूरे का पूरा फंक्शन है ये अलग से अपने आप में भी। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को ट्रांसफ़र का जो कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने कहना है कि जो नेम था हमारे पास यानी जो एम्प्लॉय का नेम था, अब इसमें हम लोगों ने आईडी वीडी को कुछ चेंज नहीं करना, बस हम लोगों ने जो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स ली थी उनको चेंज करना है। जैसे नेम डॉट बिगेन, नेम डॉट एंड, नेम डॉट बिगेन एंड ट्रूपर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो नेम स्टार्ट पे, एंड पे और फिर से स्टार्ट पे आ रहा है, और एंड ट्यूपर इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, ठीक है, आपने जितना भी काम करना है। उसके बाद है डिपार्टमेंट डॉट बिकेम, इस तरह पोजीशन तक आप लोगों ने इस चीज़ को लिखना है। ये आपके पास सिंटैक्स है पूरे का पूरा, ठीक है। इसके लिए भी कोई से अलग हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, या चाहे आप इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है और आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, और उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह से अपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसको कॉल कराना है, और इन सब को आप लोगों ने अपने सारे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करा कर आप लोगों ने इसको कर लेना है रन। और जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस फॉर्म की आपके पास आउटपुट आएगी, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वाला टास्क जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टास्क नंबर 3, जिसमें भी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन ही है, और इसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक क्लास बनानी है बस के नाम से, जिसके पास ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से करना है, ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पर गिवन है। और ये बात नहीं है कि हमने इसको इस फॉर्म में जमा कराना है, इसका मतलब है कि ये उसने इनपुट दी हुई है कि आपने ये इनपुट लेनी है और आपको वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट मिलनी चाहिए। ये टेबल जस्ट उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आपने इस तरह का प्रोग्राम करना है कि आपको ये टेबल ड्रॉ होकर आए, बल्कि आपने इस तरह से करना है कि ये वाली इनपुट जो है वो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं टास्क नंबर 3 को अपना स्टार्ट। मैं आप लोगों को अभी कोड करके जो है वो उसको थ्रो हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका कोड जो है वो लिख लिया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि राइट अ क्लास नेम्ड बस डेट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। एक क्लास लेनी है जिसका नाम है बस। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 3 प्राइवेट डाटा मेंबर्स होने चाहिए। एक है हमारे पास स्ट्रिंग नेम्ड, यानी एक बस का नंबर होना चाहिए जो कि स्ट्रिंग के नाम से है। उसके बाद एक स्ट्रिंग का होना चाहिए ऑनर का, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक इंटीजर टाइप की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जो बस नंबर है वो क्या करेगा, बस का जो लाइसेंस नंबर होता है उसको होल्ड करेगा। और फिर जो हमारे पास जो हमारे बस का ओनर है वो क्या करेगा कि ओनर नेम जो है उसको होल्ड करेगा। उसके बाद जो कैपेसिटी है वो क्या करेगी, वो स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी होती है बस के अंदर के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसको होल्ड करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। लेकिन उससे पहले इतना पार्ट जो है कैसे हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और उससे आप लोगों को तब तक जितने टास्क हम लोगों ने कर लेने हैं उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नेम ली है, ठीक है, एक बस नंबर के नाम से एक स्ट्रिंग ली है, ऑनर के नाम से, और एक इंटीजर लिया है कैपेसिटी के नाम से। उसके बाद हम लोगों ने इनका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग को असाइन करेगा ये चीज़, ठीक है, नेम डिपार्टमेंट एंड पोजीशन नंबर को वेरिएबल एंड 0 करेगा हमारी जो आईडी नंबर वेरिएबल था, यानी जो हमारी जो कैपेसिटी थी उस चीज़ को ये 0 असाइन कर देगा। अब यहाँ पर बात याद रखनी है कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। मिस्टेक क्या की हुई है कि उन्होंने जो ऊपर वाला
डाटा था हमारा, उसमें से ही एक चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख दी हुई है। तो आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि हमारे बस नंबर, ओनर और कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया, बस नंबर को आप लोगों ने स्ट्रिंग असाइन कर दी ये वाली, और फिर बस ओनर को भी असाइन कर दिया, और जो इंटीजर कैपेसिटी थी उसको 0 असाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने एक प्रिंट कराना है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बस इज कॉल्ड, कि कॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को गिवन है कि पैरामीटर इज कंस्ट्रक्टर दैट शुड एक्सेप्ट द लाइसेंस नंबर एंड ओनर एज अ आर्गुमेंट एंड असाइन टू द रिस्पेक्टिव मेंबर वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर शुड आल्सो असाइन 0 टू द कैपेसिटी मेंबर वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर है जो लाइसेंस नंबर, ओनर, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेप्ट करता है एज अ आर्गुमेंट, और इनको मेंबर वेरिएबल जो है वो असाइन कर देता है, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या है, जो कि कुछ भी जो है डिस्प्ले नहीं करेगा, सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। तो ये बहुत सिंपल से है, ठीक है। देखो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइसेंस नंबर और ओनर को होल्ड करता है, तो हमने बस उन चीज़ों को कहा, और साथ में कहा था जो कैपेसिटी है उसको आप लोगों ने 0 डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर देनी है। उसके बाद फिर एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उन्होंने कहा कि जिसमें आपने नंबर, बस ओनर और जो कैपेसिटी थी उसको एज अ वेरिएबल पैरामीटर लेना था, और इनको आप लोगों ने ये वैल्यू साइन कर देनी। फिर डिस्ट्रक्टर कहा था कि आप लोगों ने डिस्ट्रक्टर बनाना है जो कि ये शो कराएगा कि डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूट। नेक्स्ट हमारे पास हमारी मेन एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही है स्टार्ट। तो उसमें हम लोगों ने क्या काम करना है कि उन्होंने कहा है प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट एसेसर्स एंड द गेटर मेंबर फंक्शन टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड बस नंबर, ओनर, कैपेसिटी। अब जितने भी आप लोगों के पास ये वेरिएबल थे इन सब के सब का आप लोगों ने गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन बना देते हैं। किस तरह से गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शन बनाते हैं, यू नो वेरी वेल किस तरह से बनाते हैं, आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके हैं। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन जो है बस नंबर, ओनर और कैपेसिटी के लिए बने हैं। पहले गेटर बनाया, उसके बाद उन्होंने सेटर बनाए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट उन्होंने कुछ फंक्शन दिए हैं परफॉर्म करने के लिए। सेट बस करें, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है बस नंबर, ओनर, कैपेसिटी को एज आर्गुमेंट एंड असाइन देम टू द अप्रोप्रिएट मेंबर वेरिएबल, ठीक है। तो वो सारी इस सेट बस के अंदर आ रही है। बस की इंफॉर्मेशन जैसे स्ट्रिंग नंबर था, बस ओनर था, कैपेसिटी थी। इन्होंने कहा कि मेंबर वेरिएबल जो है इनको आपने एज अ पैरामीटर लेना है, और फिर इनको आप लोगों ने बस की ये चीज़ जो है वो असाइन कर देनी है। तो ये पूरी की पूरी बस को हम लोगों ने अब सेट कर लिया है। नेक्स्ट वो कहता है कि गेट बस के बस की जितनी भी इंफॉर्मेशन अब उसको एज अ इनपुट लो। तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, जब गेट के कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम लोग सी इन और सी आउट वगैरह जो है वो सारा कुछ करेंगे बस, ओनर, कैपेसिटी और इन चीज़ों के लिए। फिर डिस्प्ले द बस इंफॉर्मेशन, फिर उन्होंने फंक्शन दिया है पुट बस का। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि बस नंबर, ओनर और कैपेसिटी को पुट कर देना है, ठीक है। और ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ से सी इन करके ली होंगी। फिर बुक बस की अब बुक करना है। बुकिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने कैपेसिटी प्लस प्लस क्यों लिखा है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो लिखा है ऐड 1 टू द कैपेसिटी मेंबर वेरिएबल ईच टाइम इट इज कॉल। जितनी दफ़ा भी ये कॉल होगा हर एक के अंदर जो है वो कैपेसिटी के अंदर, यानी ये सी प्लस प्लस हो जाएगा कैपेसिटी। यहाँ पर मैं सी जो है कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन आपने कैपेसिटी ही लिखना है। कैपेसिटी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी इसका इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी के अंदर जो है वो C+1 यानी एक जो है वो इसके अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है। फिर उन्होंने क्या, कैंसिल बुकिंग। तो जब एक इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बुकिंग जो है वो कैंसिल हो चुकी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर कैपेसिटी जो है वो 0 से ग्रेटर देन है तो हम इसको माइनस करें, क्योंकि 0 अगर होगा तो फिर माइनस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करना है जब बुकिंग करनी है, और जब हमने बुकिंग को कैंसिल करना है तो तब हम लोग इसके अंदर डिक्रीमेंट करेंगे। तब करेंगे जब कंडीशन ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी कि कैपेसिटी जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक बात नोट की कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ें जो हैं ये तो टेबल वैल्यू है, तो टेबल वैल्यू है, लेकिन हमें टेबल बनाकर शो नहीं कराना। हमें क्या करना है कि हम जब इसको हमने बस नंबर लिखे \t करेंगे तो क्या होगा कि इतनी करैक्टर की स्पेस की जगह आ जाती है। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने ये 3 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, ठीक है, बस के, और हर कंस्ट्रक्टर के अंदर, पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर जो 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं हम लोगों ने, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए हम लोग ये वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे बस नंबर पे, पहले ये, फिर ऑनर, फिर कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे जैसे इसके अंदर हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पुट फंक्शन, बस फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो आप लोगों ने असाइन कर देने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वैसे ही अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कराएं, लेकिन आप लोगों के सामने पूरा था एक रिव्यू आप देख सकते हैं। अब मैं F11 प्रेस करके इसको करूँगी एग्जीक्यूट।
जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो इसकी आउटपुट जो है वो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आएगी। आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो है, ये लाहौर, ये 3, ये सारा कुछ है, ये बस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपेसिटी, ये वाली चीज़ है। ये थोड़ा सा /t कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, तो आप लोग इसको खुद ही मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम था आप लोगों को समझाना और आउटपुट दिखाना। इंशाल्लाह होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारा, मिड्स के लिहाज से भी और फाइनल के लिहाज से तो नहीं, लेकिन मिड्स के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये है हमारा कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन। हो सकता है कि आपके फाइनल में भी, यानी जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो तब भी आप लोगों को ये आए। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो ये बात सोच रहे होंगे कि हायला ये तो नीचे सर्कल बना हुआ है, तो क्या हमें इसमें सर्कल ड्रा करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें इस तरह की कोडिंग करनी पड़ गई कि जिसमें हमें ये सर्कल हमें आउटपुट में मिले पूरे का पूरा, या सर्कल के अंदर सर्कल और फिर उसके अंदर भी सर्कल, तो इस तरह की जब हम लोग कोडिंग करते हैं ना, तो वो ग्राफिकल वे में हम लोग करते हैं। तो इस वे में हमें करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें उन्होंने ये बताया है कि इसका रेडियस क्या है, इसका डायामीटर क्या है, इसका सरकमफेरेंस क्या है, कैसे फाइंड करना है। तो जब हमें सबका रेडियस फाइंड होगा, 1 रेडियस पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 रेडियस पे, 3 रेडियस पे, 4 रेडियस पे। और आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि इसके लिए हमें 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सर्कल क्लास एक ही है, उसके ऑब्जेक्ट 4 बनाने पड़ेंगे। एक छोटा सर्कल का ऑब्जेक्ट, एक बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा का, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। तो मैं इसको कोड करके आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द समझाने की कोशिश करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को क्लास तो मैं खुद बना कर दूंगी, लेकिन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आप इन चारों सर्कल्स को अब इन चारों सर्कल को किस तरह से आप लोग कॉल कराओगे, उसके ऑब्जेक्ट बनाकर, ये टास्क आप लोगों को खुद करना होगा। मैं जस्ट आप लोगों को ये जो ऊपर सारा लिखा हुआ है ना, ये सारा इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने तो इस सर्कल को देखकर ही आप लोगों ने टेंशन ले ली होगी कि हेला हमें अब सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ऊपर वाला यानी यहाँ तक का सारा पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। लेकिन जो मेन फंक्शन में कॉलिंग किस तरह से करनी है वो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से करनी है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें आउटपुट कैसी चाहिए। तो यहाँ पे है डिज़ाइन अ क्लास ऑफ अ सर्कल। एक हमने क्लास बनानी है सर्कल के नाम से, जिसके 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। रेडियस है, ओरिजिन एक्स है और ओरिजिन वाई है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला है। फिर ओरिजिन इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे उन्होंने कुछ डेफिनेशंस हमें बताई हुई हैं, तो हम लोग इस सारे को आप लोग रीड आउट करते, हम साथ साथ बताते जाते हैं कि हम लोगों ने कैसे किया है प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास एक सर्कल क्लास है, उसके बाद हमारे पास ये 3 जो है वो डाटा मेंबर्स से जो आप लोगों को हमने प्राइवेटली दिखा दिए हैं। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है, उनकी डेफिनेशंस बताई हैं। फिर कहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब ये 3 चीज़ें हम लोगों ने करनी है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, मैं इसको डबल लगा दिया हुआ, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेडियस है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन कर देनी है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। देन आप लोगों ने एक डिस्ट्रक्टर बनाना है, जिसके अंदर सिंपली हम लोगों ने क्या कॉल कराना होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा कि प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन। इन सब के लिए अब आप लोगों ने गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन जो है वो बनाने हैं। तो ये गेटर है, ठीक है, मैंने तीनों के गेटर मेंबर मेथड बना दी हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको सेट करना है, ठीक है, सेटर मेंबर फंक्शन बनाने हैं। देन आप लोगों के पास कुछ टास्क इंपॉर्टेंट वाला आ रहा है, जो कि ये है, उन्होंने कहा है फाइंड द एरिया डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सबसे मजे की बात ये है कि उन्होंने आपको फार्मूलाज भी गिवन किए हैं। जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई फार्मूला एक चीज़ आती है तो आप लोगों को वो फार्मूला ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखनी होगी, देन रेडियस आर वगैरह जो भी आप लोगों ने जो भी पास कराए होंगे अपने डाटा मेंबर को, तो उन्हीं को आप लोगों ने इन्हीं फार्मूला का यूज़ करते हुए एरिया सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें अलग अलग से फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट द एरिया है, उसका एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर इसकी जो फार्मूला था वो लिख दिया है, जो रिटर्न करेगा मुझे ये पाई है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है।
देन कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस, ठीक है, उसके बाद सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिख दिया और कैलकुलेट द डायामीटर, डायामीटर का फार्मूला लिख दिया और यहाँ पर हमारा ये सर्कल का हो गया है काम खत्म। तो अब आप लोगों को मेन फंक्शन के अंदर जो आउटपुट बनानी है वो किस तरह की बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्रिएट अ 4 सर्कल्स। अब 4 सर्कल्स क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं ये तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से भी पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आप लोगों को जो आउटपुट शो करानी है वो किस तरह से करानी है, वो कुछ इस तरह से आप लोगों को शो करानी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो हमारा रेडियस था, हमारा ओरिजिन एक्स है, ओरिजिन वाई है, आप लोगों ने इसको सी आउट और सी इन करना है। आपने एक सी आउट लिखना है मेन फंक्शन के अंदर, वहां पर जाके पहले आपने रेडियस, ओरिजिन एक्स, ओरिजिन वाई को आप लोगों ने डिक्लेयर कराना है। इंट करके कर ले चाहे डबल करके कर ले। उसके बाद आपने सी आउट देना है कि एंटर द रेडियस एंड ओरिजिन एक्स एंड ओरिजिन वाई ऑफ सर्कल। फिर आपने सी इन करके जो भी इन तीनों की जो वैल्यू है उसको इनपुट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने एरिया का फंक्शन कॉल कराना है, फिर अपने ऑब्जेक्ट भी बना लेने हैं, फिर सर्कमफेरेंस का कॉल कराना है और फिर डायामीटर का कॉल कराना है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके अंदर रेडियस और हमारे पास जो भी हमने पैरामीटर देना है, ठीक है, उसको आप लोगों ने कर लेना है अपने उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर इसको डिक्लेयर कर लेना है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली कॉल कराएंगे। फिर आप लोगों ने एक सीन लिखना है, कंसंट्रेशन सर्कल आर्स। फिर आपने ये चीज़ें जो है ये भी आप लोगों ने अपनी सी आउट में ही लिखनी है पूरी लाइन। उसके बाद लेबर फॉर द कंसंट्रेशन सर्कल आर, तो यहाँ पे आप लोगों ने अब लगाना है अपना C2 एंड C3। ये आप लोगों के C2, C3, C4, C5 ये क्या है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाकर इनको कॉल कराना है। बेसिकली ये जो C2 लिखा हुआ है ना, यानी आपने जो ऑब्जेक्ट बनाने हैं वो C2, C3, C4 और C5 बनाना है। C1 का ऑब्जेक्ट नहीं लेना क्योंकि उन्होंने उसका नेम नहीं रखा हुआ, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो C2, C3, C4 एंड C5 जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन है। तो वो आप लोगों ने क्या करना है कि उसका यूज़ करते हुए आप लोगों ने कुछ इस तरह से आपकी आउटपुट आनी चाहिए। और फिर आपने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा ये जो डायामीटर 8 है, अगर तो ये ग्रेटर देन हो गया 12 के, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 9 सर्कल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम जो है खुद करना है। मेरी वॉइस जितना मैंने आप लोगों को वॉइस में बता दिया है कि आपने कैसे काम करना है, तो आप लोग अगर उसी चीज़ को भी फटाफट नोट कर लेते हैं नोटबुक के ऊपर, देन आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो देन आप लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा जो है प्री लैब इन लैब एक्टिविटी का जो टास्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पोस्ट लैब एक्टिविटीज़। अब हमारी पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ का जो टॉपिक्स हैं उसमें आ रहा है इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं और हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनलाइन फंक्शन का बेसिकली इसमें हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए एक गुड पॉइंट होता है कि वो इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इनलाइन फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं कि उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। सबसे पहले तो हम लोग इनलाइन कीवर्ड जो है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कोई भी जो डाटा टाइप देनी होती है अपने फंक्शन को वो, और फिर फंक्शन का जो नेम होता है, और अगर पॉसिबल हो तो हम उसके अंदर पैरामीटर भी पास करा सकते हैं। और फिर फंक्शन का जो फिर इसकी बॉडी बनाते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर हम लोग अपने फंक्शन का कोड लिखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, इससे पहले कि मैं आपको पूरा ये रीड आउट करके दिखाऊँ। तो इनलाइन फंक्शन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है ना वो इम्प्रूव होती है। जब आप इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कंपाइलर जो है वो फंक्शन कॉल की जगह पे एक्चुअल कोड को कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है। यानी ये होता है कि ना तो हमें उसे बार बार कॉल करना पड़ता है, इसका जो एग्जीक्यूशन जो होता है उसका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो जो एक्चुअल कोड लिखा होता है हमने उसको ही कॉपी पेस्ट कर देता है हर जगह पर, जिससे हमारे फंक्शन कॉल है और उसका ओवरहेड जो है वो कम हो जाता है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। अब हमारे पास ओवरहेड है, ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना, ओवरहेड डज नॉट अपन, फिर हर जगह पे ओवरहेड लिखा हुआ है। तो इसका जो मतलब होता है ओवरहेड का वो यही है कि ओवरहेड एक टर्म है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक ऐसी टर्म है जो किसी प्रोसेस या ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में एक्स्ट्रा टाइम, मेमोरी या रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उन सब की इसके लिए ज़रूरत होती है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम वगैरह होता है ना उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है हमारा इनलाइन फंक्शन, इसलिए कहते हैं कि ओवरहेड डज नॉट अकर्स, यानी ओवरहेड जो होता है वो अकर नहीं होता। अब इसके हम लोग आपको एग्जांपल ऑफ इनलाइन फंक्शन जो है मैं आप लोगों को वो यहाँ पर शो कराती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ है, आईओस्ट्रीम यानी उन्होंने उसका एक प्रोग्राम है उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा है।
अभी इनलाइन फंक्शन है तो उन्होंने यहाँ पे किसी किस्म की क्लास का यूज़ नहीं किया हुआ, बल्कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है इनलाइन डबल क्यूब और ये अंदर पैरामीटर पास कराए हैं और इन्होंने अंदर कोई भी कोड जो है वो लिख कर दिखाया है। आप यहाँ रिटर्न की जगह सी आउट करके भी इसको कर सकते हैं, यहाँ अलग से भी कोई वेरिएबल देकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेन फंक्शन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनलाइन फंक्शन में सबसे पहले उन्होंने लिखा है डबल साइड वैल्यूज। अब ये जो साइड वैल्यूज हैं ये किसको रेफर कर रही होंगी, ये इस क्यूब की जो लेंथ होती है, जो साइड्स होती हैं, इसको रेफर कर रही होंगी। फिर लिखा हुआ है सीन करके उन्होंने साइड वैल्यू को इनपुट कराया है और देन उन्होंने यहाँ पर जाकर क्यूब साइड वैल्यू, ये क्यूब जो था ये क्या था, ये इस फंक्शन का नाम था और सिंपल उन्होंने जाकर इस फंक्शन को यहाँ पर जो है वो कॉल करा लिया है अपनी सी आउट के अंदर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसको खुद परफॉर्म करके देखें क्योंकि ये आपके पास बने बनाए कोड हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इनलाइन फंक्शन एंड क्लास। तो क्लास में इनलाइन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग सिंपल प्रोग्राम करते थे क्लास का, इसका भी मेथड वही है। देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये वॉइड गेट वर्ड सम वॉइड डिफरेंस, ये इन्होंने बताया कि ये वाले गेट सम और डिफरेंस ये हम लोग जो है फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये इंट ए और बी जो है इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो गेट का फंक्शन होता है ना, ये बेसिकली ये जो ऊपर डाटा मेंबर्स दिए, अगर आप यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखते हैं तब भी, प्राइवेट के बगैर भी अगर डाटा मेंबर्स लिखते हैं क्लास के अंदर तो वो प्राइवेट ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। अब फंक्शन ओवरलोडिंग से पहले हम लोग इनलाइन फंक्शन का जो टास्क है ना उसको देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमारे लिए जो है वो इजी हो जाए। अब यहाँ पर ये वाला टास्क जो है वो हमारे पास गिवन है इनलाइन फंक्शन का। तो सबसे पहले कह रहा है राइट अ क्लास इंटीजर कैलकुलेटर। एक आप लोगों ने क्लास बनानी है इंटीजर कैलकुलेटर। एक बात याद रखनी है कि जब हमें क्लास बनाने का नहीं बोला जाता तो वहाँ पर लिखा होता है राइट अ C++ प्रोग्राम। तो इसका मतलब होता है यानी अगर क्लास गिवन होगी तब, जब क्लास का कीवर्ड ही गिवन नहीं होता तो हमने वहाँ पर क्लास नहीं बनानी होती है। अगर हमें क्लास बनानी होती है तो देन हमें वो गिवन होता है। ठीक है, तो राइट अ क्लास इंटीजर कैलकुलेटर, क्लास बनानी है इंटीजर कैलकुलेटर के नाम से, डेट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ओवर द इंटीजर, जो कि इंटीजर का यूज़ करते हुए सारे के सारे ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसने यहाँ पे डाटा टाइप भी बता दिया कि आप लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप ही यूज़ करनी है। उसके बाद लिखा हुआ था क्लास शुड हैव 2 डाटा मेंबर्स रखने हैं। एक हमारे पास फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर ऑफ लेनी है और एक सेकंड नंबर ऑफ टाइप इंटीजर, और इनकी डाटा टाइप क्या रखनी है, इंटीजर रखनी है। डैट होल्ड द सेकंड नंबर। आपको भी ये रीड करने आने चाहिए क्योंकि जिसको ये रीड करने आ गया तो उसके लिए कोडिंग करना बहुत आसान होता है। द क्लास शुड हैव द फॉलोइंग डाटा फंक्शन। अब डाटा मेंबर्स हो गए, अब हमने डाटा फंक्शंस लेने हैं। अब उन्होंने यहाँ पे ये भी नहीं कहा कि अपने इनको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनपुट वाला फंक्शन है हमारे पास सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखा है टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, और हमने इनपुट कौन सी लेनी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों को एज अ इनपुट भी लेना है। उसके बाद है आउटपुट लेनी है, डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर, तो हमने आउटपुट का भी एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर हम सिंपल सी आउट लिख देंगे कि डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, उसके बाद ऐड करना है कि ये जो 2 नंबर हैं इन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है। लेकिन आप लोग देखें कि यहाँ पर फंक्शन क्या लिखा हुआ है कि इनलाइन फंक्शन का यूज़ करना है, तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं हम लोगों ने इनको इनलाइन बना लेना है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट का लिखा है रिटर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 नंबर, फिर इन दोनों नंबर को माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, मॉडुलस लेना है, पावर लेनी है और स्केयर लेना है। आप देखिए पावर उनका किसका कहा है, रिटर्न द पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर, पहले नंबर से सेकंड नंबर की जो पावर है उसको आप लोगों ने रिटर्न करना है, चाहे रिटर्न की जगह सी आउट भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्केयर रूट है तो रिटर्न द स्केयर रूट द सेकंड नंबर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट नंबर, आपने पहले जो सेकंड नंबर है उसको स्केयर रूट लेना है। अब एक बात याद रखनी है कि जब पावर या स्केयर रूट का फंक्शन आता है तो इसके लिए आप लोगों ने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है सी मैथ की। ठीक है, सी मैथ की लाइब्रेरी जो है ये हमारे पावर और स्केयर रूट के लिए यूज़ की जाती है और आप लोगों ने इसका जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर यू टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनलाइन फंक्शन, टेस्ट योर फंक्शनैलिटी इन द मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों ने टेस्ट योर फंक्शनैलिटी जब लिखा होता है मेन फंक्शन के अंदर, इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। मेक श्योर टू टेस्ट ईच एंड एवरी फंक्शन, हर फंक्शन का आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना है। अब मैं आप लोगों को इसका कोड किस तरह से हम लोगों ने अपने डेव C++ के अंदर लिखना है, अब मैं आप लोगों को वो चीज़ जो है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने जो है वो एक प्रोग्राम जो है मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ
तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है। और मैंने आप लोगों को कहा था पावर और स्क्वायर रूट के लिए आप लोगों को ये वाली जो लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड सी मैथ की जो लाइब्रेरी है ये आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप सारे फंक्शन तो परफॉर्म कर लेंगे लेकिन पावर और स्क्वायर रूट का फंक्शन इसके बगैर आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्लास बनानी थी इंटीजर कैलकुलेटर के नाम से, दो डाटा मेंबर थे, एक था फर्स्ट नंबर और एक था सेकंड नंबर, और दोनों की डाटा टाइप क्या थी, इंट थी। उसके बाद उन्होंने कहा था आप लोगों ने फंक्शन बनाने हैं वॉइड इनपुट का, जिसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आप लोगों ने एज ए इनपुट लेना है। ठीक है, आपने देखिए यहाँ पर इनपुट लिया हुआ है ना इनको, तो ये नंबर भी हमारे पास जो है वो एज अ कंस्ट्रक्टर के तौर पर ही काम करेंगे। फिर हमने आउटपुट लेनी है और यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराना था जितने भी ऑपरेशन हम सबकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कराएं। फिर हमने जितने भी हमारे ऑपरेशन थे, बेसिक ऑपरेशन कौन से थे, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, मॉडुलस था, पावर था और स्क्वायर रूट था। और ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने किस फंक्शन के थ्रू करने थे, इनलाइन फंक्शन के थ्रू करने थे। जस्ट हमें इसके साथ इनलाइन लिखना होगा, इंटीजर डाटा टाइप देनी थी अपने फंक्शन को भी और ऐड करना है इनको। ठीक है, फिर एडिशन इज, अब इन दोनों नंबर को हम लोगों ने कर लिया ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन कर लिया, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को हमने माइनस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को हम लोगों ने कर दिया है मल्टीप्लाई, फिर हमने इसका डिवाइड किया है। और मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर लेना, यानी परसेंटेज डी का साइन हम लोग यूज़ कर देते हैं, ये मॉडुलस ऑपरेटर। उसके बाद हमने जब पावर का लिखना तो हमें पावर किस तरह लिखना, सिंपल पी और डब्ल्यू लिखना है पावर के लिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पावर में कि फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर लेना है आपने इसका पावर। अगर लिखा होता सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर तो ना आपको यहाँ पे सेकंड नंबर लिखना होता और यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखना होता। उसके बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन, और इसको भी हमने इनलाइन फंक्शन में ही लिया है। फिर स्क्वायर रूट इज, और फिर स्क्वायर रूट के लिए हमें ये जो कीवर्ड है SQRT ये वाले फंक्शन, अब ये कीवर्ड नहीं है, ये पावर और स्क्वायर रूट, बल्कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर का आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना था। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेन के अंदर जाना है, जो इंटीजर कैलकुलेटर क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट सी के नाम से बना लिया क्योंकि सी कैलकुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं, और इन सबको हम लोगों ने कॉल कर लिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं F11 प्रेस करके, तो दैन इसकी आउटपुट चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सबसे पहले उन्होंने कहा है पहला नंबर जो है एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला नंबर 4 एंटर करती हूँ और सेकंड नंबर जो है वो मैं 2 एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब वो जो आउटपुट वाला फंक्शन था उसने डिस्प्ले करा दिया है ऑल ऑपरेशन। तो 4 + 2 करें तो 6 आती है, इस तरह माइनस करें तो 2 आती है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और रिमाइंडर में हमें 0 बचता है, और डिवीजन में 2 आता है क्योंकि 2 * 4 होता है, तो इसलिए 2 जो है वो हमारे डिवीजन में आ गया और रिमाइंडर में 0। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है हमारे पास, जिस तरह हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम था लेकिन अंदर जितने भी पैरामीटर्स थे, कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर था, कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, यानी नेम सेम होता है लेकिन अंदर पैरामीटर उसकी डाटा टाइप्स वगैरह में चेंजिंग आ सकती हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में भी यही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन जो है उनको ओवरलोड कर सकते हैं। इनके पैरामीटर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं कि पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट टाइप एंड पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट नंबर। कि पैरामीटर्स के टाइप चेंज हो सकते हैं, डाटा टाइप जो होती हैं वो सेम वो डिफरेंट हो सकती हैं, उनके नंबर भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन का नाम होता है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को इस एग्जांपल के अंदर देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक फंक्शन बना हुआ है ऐड के नाम से, तो उसके अंदर आप देखें यहाँ पर इंट a है, इंट b है और इसकी डाटा टाइप वॉइड है। अगर यहाँ पे देखिए और अगला फंक्शन भी ऐड का ही बना हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम तो सेम है लेकिन अंदर पैरामीटर की डाटा टाइप चेंज है, पैरामीटर्स के नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर 2 पैरामीटर तो यहाँ पर 3 पैरामीटर भी हो सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में ये बात याद रखनी है कि इनके पैरामीटर्स, इनके आर्गूमेंट जो हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप के हो सकते हैं लेकिन इनका जो नाम है वो सेम रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखें ऐड है तो यहाँ पर ऐड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 2 फंक्शन को हमने कॉल कराया है मेन के अंदर। तो यहाँ पर तो 10 और 2, ये दोनों 10 और 2 इंटीजर डाटा टाइप के हैं, इंटीजर पैरामीटर
इंटीजर्स हैं और 5.3 6.2 तो डबल यानी फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर है। अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं ताकि इस प्रोग्राम से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसका जो प्रोग्राम है वो हमारे पास लास्ट वाला प्रोग्राम है फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे राइट अ C++ प्रोग्राम दैट आस्क अ यूजर टू परफॉर्म वन ऑफ द 8 ऑप्शंस। ऑप्शन की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट जो है उनका यूज़ करना है। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं ये आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं सी के अंदर। तो C++ के अंदर भी वही स्टेटमेंट है ऑप्शंस के स्विच स्टेटमेंट के लिए, ताकि सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप लोगों का सी आउट का डिफरेंस है, सी इन का डिफरेंस है, बाकी आप लोगों का सब कुछ वही है। एडिशन फॉर द इंटीजर्स यानी आप लोगों ने यहाँ पर 8 ऑप्शन चूज़ करनी है और यहाँ पे फंक्शन क्या दिए हुए हैं एडिशन फॉर द इंटीजर्स, यानी आपने एक ऐड का फंक्शन बनाना है और किसके लिए होगा, इंटीजर्स के लिए होगा। इंटीजर्स फॉर द एडिशन फॉर द डबल्स, फिर आपने पैरामीटर्स लेने हैं डबल्स के नाम से, फिर सब्ट्रैक्शन लेनी है इंटीजर के नाम से, सब्ट्रैक्शन लेनी है डबल्स के नाम से। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। फिर आप लोगों ने 5वीं ऑप्शन ये है कि एडिशन ऑफ द इंटीजर्स एंड डबल। अब आप लोगों ने पैरामीटर लेने हैं इंटीजर का हो और दूसरा डबल का हो। फिर आपने सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसी तरह से करना है, यानी अगर आपके पास, यानी मैं आप लोगों को जब मैंने कोड करवाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। तो आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है, जब इंटीजर्स को डबल में करना हो या किसी और डाटा टाइप में चेंजिंग करनी हो तो हम लोग उसमें टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये हमारी जितनी भी जो जैसे इंटीजर टाइप हमें गिवन है तो हमारे पास हमने उसको डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंटीजर को डबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। ऐसा प्रोसेस टाइप कास्टिंग जो हमारे जो डाटा टाइप्स होती हैं उनको चेंज कर देता है, ठीक है, यानी उनको रिवर्स कर देता है। जैसे मैं आप लोगों को अब ये प्रोग्राम करवाती हूँ तो इस प्रोग्राम को पहले स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। एज्यूम दैट द यूज़र हैज़ टू इनपुट 2 नंबर्स, कि यूज़र ने 2 नंबर्स को इनपुट कराना है। यूज़र इज़ नाउ फ्री टू एंटर नंबर फ्रॉम एनी टाइप इंटीजर डबल। तो यूज़र जो है वो इंटीजर चाहे डबल में ले चाहे इंटीजर में अपनी जो है वो ले सकता है अपनी इनपुट। इट कैन बी बोथ इंटीजर, दोनों बोथ भी हो सकते हैं, दोनों कोई एक इंटीजर हो सकता है, कोई डबल हो सकता है, दोनों डबल्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। यानी हो सकता है कि दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, हो सकता है कि दोनों के दोनों डबल्स हों, हो सकता है कि एक इंटीजर हो दूसरा डबल हो सकता है कि पहला डबल हो और दूसरा इंटीजर हो। तो ये हमारे पास 4 आ गई और इसी तरह 4 जो है वो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के लिए करनी है। टोटल कितनी ऑप्शन होगी, 8 ऑप्शन हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि यू हैव टू क्रिएट ऑल द पॉसिबल ओवरलोडेड फंक्शन फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी आप लोगों ने ये जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो इनके जो नाम है वो सेम होने चाहिए, फंक्शन ओवरलोडिंग होनी चाहिए, इनके पैरामीटर्स में चेंजिंग आ सकती हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेडली एवरी टाइम अंटिल अ यूज़र प्रेस -1 टू एग्जिस्ट। जब तक यूज़र -1 प्रेस नहीं करेगा तब तक 1 to 8 तक की ऑप्शन जो होती हैं वो हर दफ़ा चलती रहेंगी। और जैसे यूज़र -1 प्रेस करेगा तो ये वाला पूरा का पूरा जो हमारा कैलकुलेटर वाला है सिस्टम वो क्लोज हो जाएगा। अब मैंने इसका कोड लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को इसका कोड समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो देखें आप लोग, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक फंक्शन लिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्लास का यूज़ नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा था कि क्रिएट अ C++ प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम कराना है क्लास के बगैर है। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिया है हम लोगों ने एडिशन का और यहाँ पर पैरामीटर लिए हैं इंटीजर टाइप के, एक इंटीजर बी और इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है डबल ऐड, ठीक है, यानी अब दोनों के दोनों इंटीजर पैरामीटर थे ये, अब ये दोनों के दोनों डबल पैरामीटर थे, उन दोनों को ऐड कर दिया। फिर से एक और ऐड का हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसमें एक जो पैरामीटर है वो इंटीजर का है और एक जो है वो डबल का है, ठीक है। तो उसके बाद डबल ऐड, फिर से हमारे पास एक और फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। तो इसमें पहला जो है हमारे पास नंबर वो डबल का आ गया है और फिर बी वाला जो है वो इंटीजर का आ गया है। तो सेम जो है वो आप लोगों ने यही पैरामीटर लेने हैं सब्ट्रैक्शन के भी, जस्ट इतना डिफरेंट रहने का, जहाँ प्लस लिखा है वहाँ पर आप लोगों ने माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेन की तरफ और मैंने आपको बताया कि वहाँ ऑप्शन की बात थी, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने सारी 8 की 8 जो है वो सी आउट स्टेटमेंट जो है वो बना देनी है और यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है कोई भी एक ऑप्शन जो है चूज़ करें। अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो मेरा केस 1 रन होगा, 2 करेंगे तो केस 2 रन होगा, 3 करेंगे तो केस 3 रन होगा, 4 करेंगे तो मेरा केस 4 जो है वो रन होगा। और आप लोगों ने चॉइस के लिए कि आप किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले इंटीजर जो है वो चॉइस लेनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर डू वाला यूज़ करते हैं तो देन आप लोगों के लिए
बहुत आसान हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर चॉइस इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ पर यानी जैसे -1 प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे रन नहीं होंगे बल्कि यहाँ पर आकर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डबल num1 एंड num2, जिन दो नंबर्स ने अंदर ऐड होना है, जिन दो नंबर ने सब्ट्रैक्ट होना है, वो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी है। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट पे जाएंगे, सी आउट करेंगे, रिजल्ट ऐड। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों ने क्या अब यहाँ पर आ गया है, आप लोगों ने फंक्शन को कॉल कराना है तो रिजल्ट हमें चाहिए तो ऐड लिखेंगे। और ये जो स्टैटिक कास्ट इंट num1 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये डबल में थे और आप लोगों ने अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक कास्ट इंट num2, ठीक है। आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो पैरामीटर आप लोगों ने लिए हुए थे ये डबल में लिए हुए थे, लेकिन मुझे इंटीजर में इनका आंसर चाहिए। अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा होता तो देन आप लोग इस इंट की जगह पे डबल लिखते, ठीक है। ये स्टैटिक कास्ट का मतलब ये टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब आप लोगों के सामने पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को मैं शो करा रही हूँ। ऑल्सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, बेसिक काम फंक्शन ओवरलोडिंग का और टाइप कास्टिंग का इसके अंदर। तो आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं शो करा रही हूँ। आप लोग यहाँ से देख के इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करें, और जहाँ से कोई भी आप लोगों को समझ नहीं आती आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास था हमारे इस प्रोग्राम का लास्ट वाला टास्क था, और होप सो आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग क्या काम कर सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो आप लोग बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।